चैप्टर 7 बेबीलोन की चार दीवारें। बांजर नामक वृद्ध सैनिक बेबीलोन की दीवारों तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पहरा दे रहा था। ऊपर बहादुर रक्षक दीवारों की रक्षा करने के लिए युद्ध कर रहे थे। उन पर इस महान शहर और इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों का भविष्य निर्भर था। दीवारों के पार से हमलावर सेना का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। हजारों घोड़े की टापें सुनाई दे रही थी और मेढ़ों की कान फोड़ू आवाजें आ रही थी, जो अपने सिर से कांसे के द्वार पर प्रहार कर रहे थे। नगर के द्वार के पीछे वाली सड़क पर सैनिक भाले लेकर तैयार थे। द्वार टूटने की स्थिति में वे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे, परंतु इस काम के लिए तैयार सैनिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम थी। बेबीलोन की ज्यादातर सेना सम्राट के साथ इलेमाइट्स के खिलाफ पूर्व दिशा में लड़ने गई थी। उनकी अनुपस्थिति में शहर पर हमले की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए रक्षा करने वाली सेना बहुत कम थी। अप्रत्याशित रूप से उत्तर दिशा से एरिसियंस की शक्तिशाली सेना ने हमला कर लिया और अब रक्षा की जिम्मेदारी इन दीवारों पर आ गई थी, वरना बेबीलोन नष्ट हो जाता। बूढ़े सैनिक बांजर के आसपास नागरिकों की भीड़ लगी थी। दहशत के मारे सबके चेहरे सफेद थे और वे युद्ध की ताजा स्थिति जानना चाह रहे थे। खामोशी से उन्होंने घायल और मृत सैनिकों की कतार को देखा, जिन्हें उसे रास्ते से लाया जा रहा था। ये हमले का महत्वपूर्ण मोड़ था। दीवारों के 3 दिन तक चक्कर लगाने के बाद दुश्मन ने अचानक अपनी पूरी ताकत इस हिस्से और इस दरवाजे पर लगा दी थी। दुश्मन मंच लगाकर और सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर दीवार के ऊपर मौजूद बेबीलोन के सैनिक तीरों और खोलते हुए तेल का प्रयोग करके दुश्मनों को ऊपर पहुंचने से रोक रहे थे। अगर इसके बावजूद कोई दुश्मन ऊपर पहुंच जाए तो सैनिक भाले लेकर तैयार खड़े थे। सैनिकों पर दुश्मनों के हजारों तीरंदाज तीरों की घातक बौछार कर रहे थे। बूढ़े बांजर की स्थिति युद्ध की खबर देने के हिसाब से बहुत अनुकूल थी। वो युद्ध के सबसे करीब था और आक्रमणकर्ताओं के हर ताजे हमले के बारे में उसे सबसे पहले पता चलता था। एक बूढ़े व्यापारी ने करीब आकर अपने कमजोर और कांपते हाथों को हिलाते हुए पूछा, मुझे बताओ, दुश्मन अंदर तो नहीं घुस आएंगे? मेरे बेटे सम्राट के साथ गए हैं। मेरी बूढ़ी पत्नी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दुश्मन मेरा सारा सामान लूट कर ले जाएंगे, मेरा भोजन भी ले जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते और हमें गुलाम के रूप में बेचा भी नहीं जा सकता। हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। मुझे बताओ कि कहीं वे अंदर तो नहीं आ जाएंगे? सैनिक ने जवाब दिया, शांत रहें अच्छे व्यापारी, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं। घर जाकर अपनी पत्नी को तसल्ली दो कि दीवारें आपकी तथा आपके सामान की सुरक्षा उसी तरह करेगी जैसे वे सम्राट के बेशकीमती खजानों की रक्षा करती है। दीवार के पास खड़े रहें ताकि कहीं कोई उड़ता हुआ तीर आपको न लग जाए। बूढ़े व्यापारी के चले जाने के बाद गोद में बच्ची लिए एक महिला वहां आकर खड़ी हो गई। सैनिक, ऊपर से क्या खबर है? मुझे सच सच बताना ताकि मैं अपने पति को तसल्ली दे सकूं। वो गहरे घावों की वजह से बुखार में पड़ा है, परंतु वो मेरी रक्षा के लिए जिहर, बख्तर और भाला उठाकर बाहर निकलने के लिए तैयार है। मुझे बच्चा होने वाला है। वो कहता है कि अगर दुश्मनों की सेना अंदर घुस आई तो उनका प्रतिशोध भयानक होगा। तसल्ली रखो, एक बच्चे की माँ और दूसरे बच्चे की होने वाली माँ, क्योंकि बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी तथा तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेगी। वे ऊंची और मजबूत हैं। क्या तुमने हमारे बहादुर सैनिकों की आवाजें नहीं सुनी जब उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़ने वाले पर खोलते हुए तेल के ड्रम फेंके थे? हाँ, मैंने आवाज सुनी थी और मैंने हमला करने वाले मेढ़ों की आवाज भी सुनी थी जो हमारे द्वार पर प्रहार कर रहे थे। अपने पति के पास लौट जाओ, उसे बता दो कि दरवाजे मजबूत हैं और इन मेढ़ों के प्रहार से उनका बाल भी बाका नहीं होगा। ये भी बता दो कि अगर सीढ़ी लगाकर कुछ दुश्मन सैनिक दीवारों पर चढ़ने में सफल हो भी जाते हैं तो भालों की नोक ऊपर उनका इंतजार कर रही है। इन इमारतों के पीछे से संभल कर जाना। बांजर सैनिकों की टुकड़ी को रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया। कांसे की आवाज करती ढालों और भारी कदमों से जब सैनिक पास से गुजरे तो एक छोटी लड़की ने बांजर के कमरबंद को खींचा। उसने आग्रह किया, सैनिक, मुझे बताओ, हम सुरक्षित तो हैं? मैंने भयानक आवाजें सुनी है। मैंने सैनिकों को लहूलुहान देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ। हमारे परिवार, मेरी माँ, छोटे भाई और बच्चे का क्या होगा? बच्ची को देखकर बूढ़े सैनिक ने अपनी आंखें झपकाई अपनी ठुड्डी को आगे निकाल दिया। बेटे, डरो मत। बेबीलोन की दीवारें तुम्हारी और तुम्हारी माँ, तुम्हारे छोटे भाई और बच्चे की रक्षा करेगी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए महारानी सेमीरेमिस ने 9 साल पहले ये दीवारें बनवाई थी। आज तक दुश्मन उनके पार नहीं आ पाए हैं। जाकर अपने परिवार वालों से कह दो कि बेबीलोन की दीवारें उनकी रक्षा करेगी और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हर दिन बूढ़ा बांजर अपनी जगह पर खड़ा होता था और गलियारे में से सैनिकों को ऊपर जाते देखता था, जो वहाँ पर तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वे घायल न हो जाए या मर
मर न जाए। उसके बाद उन्हें एक बार फिर नीचे लाया जाता था। उसके चारों तरफ डरे हुए नागरिकों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी, जो ये जानने के लिए उत्सुक थे क्या दीवारें हमले को सहन कर पाएगी। वो बूढ़ा सैनिक गरिमापूर्ण अंदाज में उन सबसे यही कहता था, बेबीलोन की दीवारें आपकी रक्षा करेगी। 3 सप्ताह और 5 दिन तक उसी प्रबलता से लगातार हमला होता रहा। बांजर का चेहरा सख्त होता गया। जब उसने अपने पीछे के गलियारे को घायल सैनिकों के खून से लाल होते देखा, उसने देखा कि ऊपर नीचे आने जाने वाले सैनिकों के कान कीचड़ सा मच गया है। हर दिन मरे हुए सैनिकों का ढेर दीवारों के सामने लग जाता था। हर रात को उनके साथी उन्हें ले जाकर दफना देते थे। चौथे सप्ताह की 5वीं रात को बाहर का शोर थम गया। दिन के उजाले की पहली किरण में लोगों ने देखा कि लौटती सेनाएं धूल के विशाल बादल उड़ाती जा रही थी। रक्षा करने वालों ने जमकर शोर मचाया। इसका मतलब समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। दीवारों के पीछे इंतजार कर रही टुकड़ियों ने इस शोर को दोहराया। शोर की गूंज सड़कों पर इंतजार कर रहे नागरिकों ने भी दोहराई। शोर किसी तूफान की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई सप्ताह की खुशी जबरदस्त कोलाहल में बदल गई। बैल के मंदिर की ऊंची मीनार पर विजय की मशाल जला दी गई। नीला धुआं आसमान में उड़ने लगा ताकि संदेश दूर दूर तक पहुंच सके। बेबीलोन की दीवारों ने एक बार फिर शक्तिशाली और दुष्ट दुश्मन के इरादों को नाकामयाब कर दिया था, जो उसके समृद्ध खजाने को हथियाना चाहता था और इसके नागरिकों को लूटना तथा गुलाम बनाना चाहता था। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि इसकी दीवारों के कारण ये पूरी तरह सुरक्षित था। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। बेबीलोन की दीवारें मनुष्य की सुरक्षा की जरूरत और इच्छा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये इच्छा समूची मानव जाति में होती है। ये हमेशा की तरह आज भी उतनी ही प्रबल है, परंतु हमने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़ी और बेहतर योजना बना ली है। आज हम बीमे, बचत खातों और विश्वसनीय निवेशों की अभेद दीवारों से खुद को अप्रत्याशित त्रासदियों से बचा सकते हैं, जो किसी भी दीवार से अंदर आ सकती हैं और किसी भी घर पर हमला कर सकती हैं। पर्याप्त सुरक्षा के बिना रहना समझदारी नहीं है। चैप्टर 8 बेबीलोन शहर के ऊंटों का व्यापारी। इंसान को जितनी ज्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वो भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। अजयोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुरा कर तोड़े थे। वो इससे ज्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बगीचे की मालकिन गुस्से में बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वो बाजार से गुजर रहा था, इसी कारण वो खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन अंगुलियों को न पहुंचने दे। इससे पहले उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सामान आता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। बाजार छोड़कर वो सराय की तरफ चल दिया। वो सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था। इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वो तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वो जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वो ये भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वो सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सूझ बूझ नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़े देखा जिससे वो सबसे ज्यादा बचना चाहता था। वो ऊंटों का व्यापारी देवेजीर था। उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया, उनमें देवेजीर सबसे ज्यादा परेशान करता था क्योंकि तरकाद तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देवेजीर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, ये तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था ताकि तुम मुझे तांबे के वे 2 सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का वो सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छे मिल गए। आज भी सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंह फट देवेजीर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वो कमजोर स्वर में दुबदुबाया,
गया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देवी जी ने जोर देकर कहा, तो फिर उनका इंतजार करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर ही सकते हो, ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। क्योंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती, अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को दोष क्यों देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तरकाद को देवी जी का मुंह फट अंदाज पसंद नहीं था, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जाग गई थी। देवी जी उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया जहाँ वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक आस्कर उनके पास मुस्कुराते हुए आया तो देवी जी ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी चिपकली, मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और जो बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी लाओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और डट कर भोजन करना चाहता हूँ। मेरे मित्र को भी मत भूलना, उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना, पानी ठंडा होना चाहिए, आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया, क्या यहाँ पर बैठकर वो सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कुछ नहीं कहा, वो ये सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या कहें। बहरहाल देवी जी ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वो दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ मिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह जानते थे। इसके बाद देवी जी ने आगे कहा, अरपा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है इंसान उसके आर पार देख सकता है। उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार ये पत्थर पीला है। इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी। इस बारे में तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविक से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवी जी के सामने रखी थी। मैं जानता हूँ कि ये सच है क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविक से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उससे तुम ये जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवी जी कहानी सुना रहा है। वो अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए। एक अर्धवर्त बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकाद के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकाद ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवी जी ने उसके लिए भोजन नहीं मंगाया था, न ही उसने तरकाद को ब्रेड का वो टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था। देवी जी ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है। इस कहानी में ये बताया गया है कि मैं ऊँटों का व्यापारी कैसे बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से दुबदुबाने लगे, जिसे सुनकर देवी जी संतुष्ट हुआ। देवी जी ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवा अवस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था परंतु मुझमें ज्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमा पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीजों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी का सामान देने को तैयार थे। युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं ये नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वो अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ती है। क्योंकि मैं ये नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ली। मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला, परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मैं अपनी आमदनी में या तो अपना खर्च चला सकता था
या फिर अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने मित्रों से उधार लिया परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया। चीजें बद से बदतर होती गई। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया जहां मुझे बेहतर अवसर मिल सके। 2 साल तक मैंने कारवा के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद मैं डकैतों के गिरोह में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निशस्त्र कारवा की तलाश में भटकते हैं। इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूट ली। हम लूट के सामान को गिनीर ले गए और खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने सामान लूटा, कुछ सशस्त्र लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे जिसे कारवा संरक्षण के लिए पैसे देते थे। हमारे 2 लीडर्स मारे गए। बाकी सब लोगों को पकड़कर दमिश्क ले जाया गया जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्कों में खरीदा। मेरे बाल उतरवा दिए गए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो कमर पर लटका हुआ था। मैं बाकी गुलामों से ज्यादा अलग नहीं था। लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि ये अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती हैं। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास न तो हथियार थे न ही बचाव के साधन। जब उन 4 महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए। पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी। मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था। मुझे उससे दया की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नजर डाली। वो एक घमंडी सुंदरी थी जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो। बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी जैसे ये कोई दिलचस्प मजाक हो। सजा का इंतजार करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। एक महिला चाहती कि दूसरी महिला फैसला करे। अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास बहुत से किन्नर हैं, परंतु ऊंटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं। जो हैं वे किसी काम के नहीं हैं। आज ही मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वो मेरे ऊंट को ठीक से ले जाएगा। इस गुलाम से पूछो कि क्या वो ऊँटों की देखभाल कर सकता है। इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो। अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन पर बोझ लाद सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्रा पर ले जा सकता हूँ। अगर जरूरत हो तो मैं साजो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। मेरे मालिक ने कहा, ऐसा लगता है गुलाम को ऊँट संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो तुम इस आदमी को अपने ऊँटों की देखभाल के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं उसे ऊंट पर बैठाकर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया। यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफी विचार किया। तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, अंततः वो गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो वो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा। मैं 1 साल से ज्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा, परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया। एक दिन सीरा ने मुझसे पूछा, शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे हो। इस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आपकी कई बातों पर विचार किया है। मुझे नहीं लगता है कि मुझमें गुलाम की आत्मा है। मैं उनमें से एक नहीं बन सकता, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ। उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा, मुझे भी अलग बैठना पड़ता है। मेरे माता
माता पिता ने बहुत दहेज दिया था। इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी। बहरहाल उन्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। हर औरत की हसरत होती है कि वो माँ बने, परंतु मेरी ये हसरत अधूरी है। मैं बांझ और निसंतान हूँ, मुझे अलग बैठना पड़ता है। अगर मैं मर्द होती तो इस तरह गुलामों जैसी जिंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर लेती। लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं में औरत और गुलामों में कोई खास फर्क नहीं है। मैंने सिरा से अचानक पूछा, अब आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझ में मर्द की आत्मा है या गुलाम की? उसने जवाब दिया, तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता तो हूँ, परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर तुम समय गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम में गुलाम की घृणित आत्मा है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता है वो गुलाम ही होता है, और जो व्यक्ति अपने कर्ज नहीं चुकाता है वो खुद का सम्मान नहीं कर सकता है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सीरिया में गुलाम हूँ। कमजोर आदमी, तुम जिंदगी भर सीरिया में ही गुलाम बने रहोगे। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैंने गुस्से से कहा। इसे साबित करके दिखाओ। क्या हमारा महान सम्राट अपने मन से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, इसलिए अब वो तुमसे ज्यादा ताकतवर बन गया है। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते हो तो तुम जीत सकते थे। तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते, परंतु तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं था। और देखो आज तुम्हारा ये हाल है कि तुम गुलाम हो। मैंने उसके निर्दयी आरोप के बारे में काफी सोचा। मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिससे मैं सीरा के सामने ये साबित कर सकूं कि मैं दिल से गुलाम नहीं था। बहरहाल मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया। 3 दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। सीरा ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पति के रेवड़ के 2 सबसे अच्छे ऊँटों को तैयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशकें और खाने का सामान बांध लो। मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी। मैंने ऊँटों को तैयार किया। मैं इस बात पर हैरान था कि दासी ने खाने का इतना ज्यादा सामान क्यों बांधा था, क्योंकि सीरा की माँ जहाँ रहती थी वहाँ पहुँचने में 1 दिन से भी कम समय लगता था। दासी सबसे पीछे वाले ऊँट पर सवार थी और मैं अपने मालकिन के ऊँट को रास्ता दिखा रहा था। उनकी माँ के घर पहुँचते पहुँचते काफी अंधेरा हो चुका था। सीरा ने दासी को अंदर भेजने के बाद मुझसे कहा, देवेजीर, तुम में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? मैंने जोर देकर कहा, स्वतंत्र नागरिक की। अब तुम्हारे सामने ये साबित करने का अवसर आ गया है। इस वक्त तुम्हारे मालिक शराब के नशे में धुत हैं और उनके सिपलासार भी मदहोश हैं। उन ऊँटों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जिससे तुम्हें वेश बदलने में मदद मिलेगी। मैं कहूंगी कि जब मैं अपनी बीमार माँ के पास थी तब तुम ऊँट चुरा कर भाग गए। मैंने उससे कहा, आप में महारानी की आत्मा है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप मेरे साथ चलें ताकि मैं आपको खुशी प्रदान कर सकूं। उसने जवाब दिया, खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो दूर देशों में अनजान लोगों के बीच इसकी तलाश करती है। अब तुम अपने रास्ते जाओ। रेगिस्तान के देवता तुम्हारी रक्षा करें क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। भागने के लिए मुझे ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दूर चल दिया। मुझे उस अजीब स्थान का कोई ज्ञान नहीं था और सिर्फ एक हल्का सा आभास था कि बेबीलोन किस दिशा में है। मैं बहादुरी से सिपाहियों की बहरहाल मैं बहादुरी से पहाड़ियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया। मैं एक ऊंट पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया। मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी। मैं जानता था कि मालिक का सामान चुराकर भागने वाले गुलामों को बहुत सख्त सजा दी जाती है। उस शाम को मैं एक उजाड़ सी जगह पर पहुंचा। रेगिस्तान की तरह ही यहाँ भी कोई नहीं था। नुकीली चट्टानों ने मेरे वफादार ऊँटों के पैर जख्मी कर दिए थे। वे बहुत धीमे धीमे और कराते हुए चल रहे थे। मुझे रास्ते में इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिला। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि इस उजाड़ जगह पर कोई क्यों नहीं रहता था। उसके बाद की यात्रा इतनी भीषण थी कि बहुत कम लोग उसे करने के बाद जिंदा बचे होंगे। हर दिन हम धीरे धीरे चलते रहे। हमारे पास जितना भोजन और पानी था वो सब खत्म हो गया। सूरज की गर्मी निर्ममता से हमें झुलसा रही थी। 9वें दिन शाम को मैं अपने ऊँटों से फिसल कर गिर पड़ा। मैं जानता था कि मैं इतना कमजोर था कि दोबारा ऊँट पर नहीं चढ़ पाऊंगा और इसी उजाड़ जगह पर मर जाऊंगा। मैं जमीन पर ही परस गया और सो गया। मेरी आंख जो लगी तो सूरज की पहली किरण निकलने
पर ही खुली। मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा। सुबह की हवा में ठंडक थी। पास में ही मेरे ऊंट लेटे थे जो बहुत उदास दिख रहे थे। मेरे आसपास बर्बादी का आलम था। जहाँ चट्टानें, रेत और कांटेदार चीजें थी, वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा वहाँ पर इंसान या ऊंट के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या हो सकता है कि इस वीरान में ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा? उस समय मेरा दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच रहा था, उतनी स्पष्टता से इसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब मेरा शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था। मेरे होठ सूख रहे थे और उनसे खून निकल रहा था। मेरी जीभ सूखी और सूजी हुई थी। मेरा पेट खाली था। परंतु पिछले दिनों इन सब से मुझे जितना भीषण दर्द हो रहा था, अब वो गायब हो चुका था। मैंने एक बार फिर खुद से ये सवाल पूछा, मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की? फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझ में गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती, रेगिस्तान में ही परसकर मर गया होता, जो एक भगोड़े गुलाम का उचित अंत होता। परंतु अगर मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से मैं बेबीलोन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अपने पर भरोसा करने वाले लोगों का कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। अपनी प्रेमपूर्ण पत्नी को खुशी दूंगा और अपने माता पिता को शांति तथा संतुष्टि प्रदान करूंगा। सीरा ने कहा था, तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। हाँ, ये सही था। मर्द की तरह उसका मुकाबला क्यों नहीं किया? मैंने अपनी पत्नी को मायके क्यों भेज दिया? फिर एक अजीब सी चीज हुई। पूरी दुनिया अलग नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था, जो अब अचानक हट गया था। आखिरकार मुझे सच्चे जीवन मूल्य नजर आने लगे। मैं और रेगिस्तान में मर जाऊं? कभी नहीं। अब मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था। अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने ही थे। सबसे पहले तो मैं बेबीलोन जाऊंगा और कर्ज देने वालों से मिलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का शिकार होने के बाद मैं उनका कर्ज उतारने के लिए आ गया हूँ। जल्दी देवता इजाजत देंगे, मैं उनका कर्ज उतार दूंगा। फिर मुझे अपनी पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें। मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे, परंतु जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वे मेरे मित्र थे। आखिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। भूख से क्या फर्क पड़ता था, प्यास से क्या फर्क पड़ता था? वे तो बेबीलोन की राह पर होने वाली घटनाएं भर थी। मेरे भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मारने लगी, जो अपने शत्रुओं को जीतने और अपने मित्रों को पुरस्कार देने के लिए जल्दी से पहुंचना चाहती थी। मैं महान संकल्प से रोमांचित हो गया। मेरी भराई आवाज में अब एक नई खनक आ गई थी, जिसे सुनकर मेरे ऊँटों की थकी आंखों में भी चमक आ गई। बहुत कोशिश के बाद वे उठकर खड़े हुए। कराते हुए लगन के साथ वे उत्तर दिशा में बढ़ते गए। मेरी अंतर आत्मा की आवाज ये कह रही थी कि इस दिशा में हमें बेबीलोन मिल जाएगा। जल्दी हम उपजाऊ इलाके में पहुंच गए। यहाँ हमें पानी, घास और फल मिले। हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया। तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा जिंदगी को ऐसी समस्याओं की श्रृंखला के रूप में देखती है जिन्हें सुलझाया जाना है, और फिर वो उन्हें सुलझा देता है। जबकि गुलाम की आत्मा रोती है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। तरका, तुम अपने बारे में कुछ कहो। क्या तुम्हारे पेट की भूख ने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है? क्या तुम उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दोबारा आत्म सम्मान दिला सके? क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग में देख सकते हो? क्या तुम में अपने कर्ज चुकाने की इच्छा है, चाहे वे कितने ही ज्यादा क्यों न हो? क्या तुम दोबारा बेबीलोन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो? तरकार की आंखों में नमी आ गई। वो अपने घुटनों पर उत्साह से बैठा। आपने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया है। मुझे ये लगने लगा है कि मेरे भीतर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मार रही है। परंतु देबेजीर, ये तो बताओ कि वापस लौटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? एक दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ने पूछा। देबेजीर ने जवाब दिया, जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह निकल आती है। मुझ में संकल्प था, इसलिए मैं राह खोजने निकल पड़ा। सबसे पहले तो मैं हर कर्ज देने वाले से मिला। मैंने यही आग्रह किया कि वे तब तक और धैर्य रखें जब तक कि मैं उनका कर्ज उतारने लायक कमा न लूं। उनमें से ज्यादातर मुझे देखकर खुश हुए। हालांकि कुछ ने मुझे खरी खोटी सुनाई, परंतु बाकियों ने मेरी मदद करने का वचन दिया। उनमें से एक ने तो मेरी वो मदद की जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। वो मैथन नामक साहूकार था। जब उसे ये पता चला कि मैं सीरिया में ऊँटों की देखभाल करता था, तो उसने मुझे ऊँटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया। नेवाटूर को हमारे सम्राट ने एक महान अभियान के लिए अच्छे ऊँटों के बहुत से रेवड़ खरीदने का ठेका दिया था। ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग किया। धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर चढ़े तांबे और चांदी के एक एक सिक्के का कर्ज उतार दिया। अब मैं एक बार फिर अपना सिर उठाकर जी सकता था और ये अनुभव कर सकता था कि मैं भी एक सम्मानित इंसान हूँ। एक बार
बार फिर देवेजीर अपने भोजन की ओर मुड़ा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि उसकी आवाज रसोई तक सुनाई दे, कासाकोर तुम बहुत ढीले हो, खाना ठंडा हो गया है, मेरे लिए गर्मा गर्म मांस लेकर आओ। मेरे मित्र के बेटे तरकाद के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना, क्योंकि वो भूखा है और मेरे साथ खाना खाएगा। इस तरह प्राचीन बेबीलोन के ऊँटों के व्यापारी देवेजीर की कहानी खत्म हुई। उसे अपनी अंतर आत्मा की आवाज उस समय सुनाई दी जब उसे एक महान सच्चाई का एहसास हुआ, एक ऐसी सच्चाई का जिसे उससे पहले के सभी समझदार लोग जानते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। इसने हर युग के लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला है और सफलता की राह दिखाई है। जो बुद्धिमान लोग इसकी जादू शक्ति को समझते हैं उन्हें ये भविष्य में भी सफलता दिलाती रहेगी। इसका प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह निकल आती है। चैप्टर 9 बेबीलोन के मर्दा पत्र। आपके बेबीलोन की हाल की खुदाई से निकले 5 मिट्टी के टैबलेट आपके पत्र के साथ एक ही नाव में पहुंचे। मेरी खुशी की सीमा नहीं है और मैंने कई घंटे इस लिपि को अनुवाद करने में बिताए। मुझे आपके पत्र का उत्तर तुरंत देना चाहिए था, लेकिन उस अनुवाद को करने में देरी हो गई। मर्दा पत्र बिना किसी नुकसान के यहाँ पहुँच गए हैं। इसके लिए आपके उत्तम परिरक्षकों और बेहतरीन पैकिंग का शुक्रिया। आप उतने ही चकित होंगे जितने हम इसकी कहानी को पढ़कर हुए। इंसान अतीत से रोमांच और अभियान की बातों की अपेक्षा रखता है। अरेबियन नाइट्स जैसी चीजें आप जानते हैं, लेकिन जब यहाँ देवेजीर नाम के इंसान की कर्ज चुकाने की समस्याओं की बात होती है तो पता चलता है कि पुरानी दुनिया 5000 सालों में उतनी नहीं बदली जितनी हम आशा रखते हैं। ये अजीब है, पर ये पुराने अभिलेख मुझे परेशान करते हैं। जैसा छात्र कहते हैं, एक कॉलेज प्रोफेसर होने के नाते मुझे एक विचारशील इंसान होना चाहिए जो अधिकतर विषयों की जानकारी रखें। लेकिन यहाँ बेबीलोन के धूल भरे खंडरों से एक बूढ़ा आदमी आता है जो कर्ज चुकाने और बटुए में पैसे जोड़ने के तरीके बताता है जो मैंने पहले नहीं सुने। मैं कहता हूँ ये सुंदर विचार हैं, पर क्या ये आज की दुनिया में काम करेगा जैसा बेबीलोन के जमाने में करता था? मिसेज श्रूसबरी और मैं इस प्लान पर काम करने जा रहे हैं ताकि हमारी स्थिति अच्छी बन सके। आपके सफल अभियान पर मैं आपको शुभकामना देता हूं। मैं आपकी मदद के किसी और अवसर का उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। आपका अल्फ्रेड एच, पुराण तत्व विभाग। पहला मद्रा पत्र है। आज पूर्णिमा है। सीरिया में गुलाम की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लौटा। मैंने संकल्प कर लिया कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मुद्रा पत्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता हूं ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिल सके। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारी पूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूं। उसका कहना है कि ये योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं जिन्हें मैं चाहता हूं और जिनकी मैं आशा करता हूं। पहला, ये योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है, इसलिए मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारी पूर्वक ये कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वो अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं वो अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता है वो अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसके पर्स में धन खनखनाना चाहिए ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, ये योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वो वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे साथ लौटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उसके उद्देश्य में शक्ति आती है और उसके संकल्प में वृद्धि होती है। इसलिए अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी न रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा कि हमें इन अच्छे उद्देश्यों के लिए अपनी 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी में इस योजना की सफलता निहित है।
मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इससे ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही मुझे कोई ऐसी चीज खरीदना चाहिए जिसका भुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से न कर सकूं। दूसरा, मर्दा पत्र। तीसरी बात, इस योजना में ये बताया गया है कि अपनी आमदनी में से मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपनी महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर उससे अपना कर्ज चुकाता हूं। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सम्मान पूर्वक उनमें बराबरी से अपनी 20% आमदनी बांट देता हूं। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जिसका मैं कर्जदार हूँ। साथ ही मैं ये भी लिख रहा हूँ कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। मेहरूर बुनकर चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के, सिंगार फर्नीचर वाला चांदी का 1 सिक्का, अहमर मेरा मित्र चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का, जयकार मेरा मित्र चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के, अस्कामिर मेरा मित्र चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 3 सिक्के, हैरीनेजर आभूषण बनाने वाला चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के, डायर बेकर मेरे पिता के मित्र चांदी के 4 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का, अलकहाद मकान मालिक चांदी के 4 सिक्के, मैथन साहूकार चांदी के 9 सिक्के, बेरीजेक किसान चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। यहाँ से मर्दा पत्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा मर्दा पत्र, इन कर्जदारों को मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 141 सिक्के चुकाने हैं। क्योंकि मुझ पर इतना भारी कर्ज चढ़ा था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में प्रदेश चला गया। बहरहाल वहां पर मैं संकट में फंस गया और गुलाम बन गया। अब जब मैथन ने मुझे दिखा दिया है कि अपनी कम आमदनी के बावजूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूं, तो मुझे ये एहसास होता है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्ज लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। इसलिए अगर वे धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्ज उतार दूंगा। अमर को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे बुरा भला कहा और मेरा अपमान किया। बेरेजिक नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊं, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये योजना सुनकर मकान मालिक अलखाद बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका कर्ज नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सब ने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया, इसलिए अब मैं इस योजना पर अमल करने के लिए पहले से ज्यादा संकल्पवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करूंगा। चौथा मर्दा पत्र, एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मेरी अच्छी पत्नी ने कर्ज उतारने के मेरे इरादों में मेरा पूरा साथ दिया है। हमारे बुद्धिमत्ता पूर्ण संकल्प के कारण इस महीने मैंने नेबाटूर के लिए मजबूत देह और अच्छे पैरों वाले ऊंट खरीदे, जिसके एवज में मुझे चांदी के 19 सिक्कों की आमदनी हुई। इस आमदनी को मैंने योजना के अनुसार बांट दिया। इसका 10% मैंने अपने लिए अलग रख लिया, इसका 70% मैंने जीवन यापन के लिए अलग रख लिया और इसका 20% मैंने अपने कर्जदाताओं में बराबरी से बांट दिया। मैं जब अहमर के घर गया तो वो नहीं मिला, परंतु मैं वो राशि उसकी पत्नी को दे आया। बेरेजिक तो इतना खुश हुआ कि उसने मेरा हाथ चूम लिया। सिर्फ बूढ़ा अलकाद ही बड़बड़ाया और बोला कि मुझे अपना कर्ज ज्यादा जल्दी चुकाना चाहिए। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं ठीक से खाऊंगा और चिंता नहीं करूंगा तभी मैं ज्यादा तेजी से कर्ज चुका पाऊंगा। बाकी सब ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरे प्रयासों की सराहना की। इस तरह 1 महीने में मैंने चांदी के 4 सिक्कों का कर्ज उतार दिया। इसके अलावा मैं चांदी के 2 सिक्कों का स्वामी भी बन गया, जिन पर किसी व्यक्ति का कोई हक नहीं है। मैं खुश हूँ और मैं बहुत लंबे समय बाद खुश हुआ हूँ। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई। कड़ी मेहनत के बावजूद इस महीने मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैं बहुत कम ऊंट खरीद पाया। मैं चांदी के सिर्फ 11 सिक्के ही कमा पाया। बहरहाल मेरी अच्छी पत्नी और मैं योजना के अनुरूप चले। हमने एक भी नया वस्त्र नहीं खरीदा और सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा किया। एक बार फिर मैंने अपनी आमदनी का 10%
खुद के लिए अलग रख लिया और 70% से अपना खर्च चलाया। मैं हैरान रह गया जब अमर ने कर्ज चुकाने के लिए मेरी तारीफ की, हालांकि जो रकम मैं चुका रहा था वो छोटी थी। बेरिजिक ने भी ऐसा ही किया। अलकाद आग बबूला हो गया, परंतु जब मैंने उससे कहा कि अगर वो इस रकम को नहीं लेना चाहता तो वापस कर दें, तो वो ठंडा पड़ गया। पहले की तरह बाकी सभी लोग संतुष्ट हुए। एक बार फिर पूर्णिमा आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे ऊँटों का बहुत अच्छा रेवड़ मिल गया और मैंने कई बेहतरीन ऊँट खरीद लिए, जिस वजह से मुझे चांदी के 42 सिक्के की आमदनी हुई। इस पूर्णिमा को मेरी पत्नी और मैंने जूते तथा कपड़े खरीदे जिनकी हमें बहुत जरूरत थी। इसके अलावा हमने गोश्त और मुर्गा खाकर जश्न मनाया। हमने चांदी के 8 सिक्कों से ज्यादा का कर्ज उतार दिया। अलका तक ने कोई उल्टी बात नहीं की। वो योजना महान है जो हमें कर्ज से बाहर निकालती है और बचत कराती है। 3 महीने बाद मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ। हर बार मैंने अपनी आमदनी का 10% हिस्सा अलग बचा कर रखा। मैंने और मेरी अच्छी पत्नी ने हर बार 70% आमदनी का अपना खर्च चलाया। हालांकि कई बार ऐसा करने में काफी मुश्किलें आई। हर बार मैंने अपनी 20% आमदनी से अपनी कर्जदाताओं का कर्ज चुकाया। मेरे पर्स में अब चांदी के 21 सिक्के हैं जो सिर्फ मेरे हैं। इससे मेरा सिर तन जाता है और मैं अपने दोस्तों के बीच गर्व के साथ उठ बैठ सकता हूँ। मेरी पत्नी घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं और अच्छे कपड़े पहनती हैं। हम साथ साथ रहकर खुश हैं। ये योजना अनमोल है। इसने एक पूर्व गुलाम को सम्मानित व्यक्ति में बदल दिया है। 5वां मर्दा पत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत समय से कुछ नहीं लिखा है। दरअसल 12 महीने गुजर चुके हैं। बहरहाल आज मैं अपना रिकॉर्ड लिखने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। आज के दिन मैंने और मेरी पत्नी ने जश्न मनाया क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया। जब मैं अपने कर्जदाताओं से आखिरी बार मिला तो ऐसी कई बातें हुई जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। अमर ने अपने कठोर शब्दों के लिए मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो चाहेगा कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहे। बूढ़ा अलकाद भी आखिर इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसने कहा, तुम कभी नरम मिट्टी की तरह नाजुक थे जिसे कोई भी छू कर दबा सकता था और मन चाहे आकार में ढाल सकता था, परंतु अब तुम कांचे के टुकड़े की तरह हो जो किसी का भी मुकाबला कर सकता है। अगर तुम्हें कभी चांदी या सोने की जरूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास चले आना। बाकी लोगों ने भी मुझसे सम्मान पूर्वक बात की। मेरी अच्छी पत्नी ने मुझे इतने गर्व से देखा कि किसी भी आदमी में आत्मविश्वास आ जाएगा। बहरहाल मुझे सफलता अपनी योजना की बदौलत मिली। इस योजना ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपना सारा कर्ज चुका दूं और मेरे पर्स में सोना चांदी जमा होता रहे। मैं सफलता चाहने वाले हर आदमी को यह सलाह दूंगा कि वो इस योजना पर चलें। जब इसकी बदौलत एक पूर्व गुलाम अपने कर्ज चुका सकता है और अपने पर्स में सोना इकट्ठा कर सकता है, तो इस पर अमल करके कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मैं अब भी इस योजना पर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस पर अमल करता रहूंगा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। प्रिय प्रोफेसर, अगर बेबीलोन के अवशेषों में खुदाई करते समय आपको वहां के ऊंटों के व्यापारी देबेजीर का भूत मिले तो मुझ पर एक मेहरबानी करें। उसे बता दें कि उसने मुद्रा पत्रों पर बहुत समय से जो लिखा था उसके लिए इंग्लैंड के 2 प्रोफेसर आजीवन उसके आभारी रहेंगे। आपको शायद याद होगा 1 साल पहले मैंने लिखा था कि मिसेज श्रूसबेरी और मैं कर्ज से बाहर निकलने की इस योजना की आवाज भी सुनना चाहते हैं। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। हालांकि हम इसे अपने दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम कई सालों से अपमान भरा जीवन जी रहे थे, क्योंकि हमारे सिर पर पुराने कर्जों का पहाड़ था और नए कर्ज चढ़ते जा रहे थे। हम दहशत में थे कि कहीं व्यापारी लोग कोई फसाद खड़ा न कर दें, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम कर्ज चुकाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अपनी आमदनी में से हम जितना भी बचा सकते थे उतना बचाने की कोशिश करते थे, परंतु आमदनी में अपना खर्च चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। इसके अलावा हमें मजबूरन उन जगहों से सामान खरीदना पड़ता था जहां हमें उधार मिल सके, भले ही वहां हमें महंगे दामों पर सामान मिलता था। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो गया, जिससे चीजें बेहतर बनने के बजाय बदतर बनती चली गई। हमारी स्थिति निराशाजनक होती जा रही थी। हम कम किराए वाले मकान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम पर मकान मालिक का कर्ज चढ़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि हम इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर आपके बेबीलोन के ऊंटों के व्यापारी ने हमें एक ऐसी योजना सुझाई जिस पर अमल करके हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते थे। उसने हमें अपनी योजना पर अमल करने की सूची बनाई और मैंने वो सूची अपने सभी
कर्जदाताओं को दिखाई। मैंने उन्हें यह स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान स्थिति में मैं उनका कर्ज तत्काल नहीं चुका सकता हूं। आंकड़ों को देखकर वे ये बात खुद ही समझ सकते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि पूरा कर्ज चुकाने का इकलौता रास्ता यही था कि मैं हर महीने अपनी 20% आमदनी सभी कर्जदाताओं में बराबर से बांट दूं। इस तरह से मैं लगभग 2 साल में सारे कर्ज उतार दूंगा। इस दौरान हम अपना सारा सामान नकद खरीदेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। कर्जदाता सचमुच बहुत सजन थे। हमें सब्जी देने वाला बूढ़ा आदमी समझदार था। उसने एक ऐसी बात की जिसके द्वारा मुझे दूसरों को समझाने में आसानी हुई। उसने कहा, अगर आप आगे से सारा सामान नकद खरीदेंगे और अपने कर्ज का कुछ हिस्सा भी चुकाएंगे तो ये उससे बेहतर रहेगा। जो आपने आज तक किया है, आपने 3 साल से मुझे एक पैसा भी नहीं दिया है। अंत में मैंने उन सब से ये अनुबंध करवा लिया कि जब तक मैं नियमित रूप से अपनी 20% आमदनी से उनके कर्ज चुकाता रहूंगा, तब तक वे मुझे किसी प्रकार से तंग नहीं करेंगे। फिर हमने 70% आमदनी में गुजारा करने की योजना बनाई। हम अपनी 10% आमदनी बचाने के लिए संकल्पवान थे। चांदी और संभवत सोने के सिक्के बचाने का विचार बहुत आकर्षक था। खुद को बदलने में हमें रोमांच का अनुभव हुआ। अपनी 70% आमदनी में आराम से खर्च चलाने के तरीके खोजने में हमें बहुत मजा आया। हमने ये काम मकान के किराए से शुरू किया और हम मकान का किराया कम करवाने में कामयाब हो गए। नकद में हमें अच्छा सामान कम कीमत पर मिल सकता है। ये इतनी लंबी कहानी है कि एक पत्र में पूरी नहीं हो सकती। इसमें हमें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और हमने खुशी खुशी ये काम कर दिया। अपनी आर्थिक समस्याओं को इस तरह सुलझाने से हमें बहुत राहत मिली और अब हम पुराने कर्ज के कारण आतंकित नहीं थे। बहरहाल मैं आपको 10% आमदनी के बारे में बताना नहीं भूलूंगा, जिसको हमने खनकाने के लिए अलग रखा था। हमने कुछ समय तक तो अपनी जमा पूंजी को देखने का आनंद लिया। कृपया ये सुनकर हंसने लगे। देखिए, यही असली बात है। असल आनंद इसी में है कि आप धन बचाना शुरू कर दें जिसे आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। धन खर्च करने के बजाय उसे इकट्ठा करने में ज्यादा आनंद मिलता है। जब हमने मन भरकर धन खनकाने का आनंद ले लिया तो हमने इसका एक ज्यादा लाभकारी प्रयोग खोज लिया। हमने एक ऐसी जगह पर इसका निवेश कर दिया जहां हमें इससे हर महीने 10% ब्याज मिलने लगा। ये हमारे परिवर्तन का सबसे संतोषजनक हिस्सा साबित हो रहा है। अपनी आमदनी में से हम सबसे पहले इसी 10% हिस्से का भुगतान करते हैं। हमें यह जानकर सुरक्षा का बहुत संतोषजनक एहसास होता है कि हमारा निवेश नियमित रूप से बढ़ रहा है। हमारे रिटायरमेंट तक हमारे बचत खाते में काफी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। ये धनराशि इतनी ज्यादा होगी कि इससे बाद में हमारे सारे खर्च पूरे होते रहेंगे। मजे की बात यह है कि ये सब मेरी पुरानी आमदनी में ही संभव हुआ है। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, परंतु ये बिल्कुल सच है। हम धीरे धीरे आपके सारे कर्ज चुका रहे हैं। इसके अलावा हमारा निवेश बढ़ रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है। कौन विश्वास कर सकता है कि बिना किसी वजह से परिणामों में इतना अंतर आ सकता है। अगले साल के अंत तक हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे, तब हम ज्यादा धनराशि का निवेश करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा हमारे पास इतना धन होगा कि हम बाहर घूमने फिरने जा सकें। बहरहाल हमने संकल्प कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में जीवन यापन के खर्च को अपनी 70% आमदनी से ज्यादा नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि हम बेबीलोन के उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं जिसकी योजना ने हमें धरती पर नरकीय जीवन से बचाया। उसके पास ज्ञान था क्योंकि वो इन स्थितियों से गुजर चुका था। वो चाहता था कि उसके कटु अनुभवों से दूसरों को लाभ मिले, इसलिए उसने अपना संदेश लिखने में इतने घंटों की मेहनत की। अपनी ही तरह कष्ट उठाने वाले लोगों के लिए उसके पास एक सच्चा संदेश था। यह संदेश इतना महत्वपूर्ण था कि 5000 साल बाद यह बेबीलोन के अवशेषों से बाहर निकला और आज भी ये इतना ही सच्चा तथा प्रभावी है जितना ये प्राचीन बेबीलोन में था। आपका अल्फ्रेड एच सरूशबेरी, पुराण तत्व विभाग। चैप्टर 10। बेबीलोन शहर का सबसे खुशकिस्मत आदमी। बेबीलोन का समृद्ध व्यापारी शारू नादा अपने कारवा में सबसे आगे चल रहा था। उसे अच्छे वस्त्र पसंद थे, इसलिए वो बेहतरीन वस्त्र पहनता था। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वो बहुत तेज भागने वाले अरबी घोड़ों पर सवारी करता था। उसे देखकर कोई उसके बुढ़ापे का अंदाजा नहीं लगा सकता था। निश्चित रूप से लोगों को यह शक नहीं होता कि अंदर से वो परेशान है। दमिश्क से वापस
वापस लौटने की यात्रा लंबी है और इसमें रेगिस्तानों की कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल शाहरूनादा को खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। खूंखार अरब जनजातियां कारवां को लूटने की फिराक में रहती हैं, परंतु उसे इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पास घुड़सवार रक्षकों का समूह था जो कारवा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था। शाहरूनादा के साथ एक युवक चल रहा था जिसे वो दमिश्क से ला रहा था। उसी की वजह से शाहरूनादा परेशान था। उस युवक का नाम हनाद गुल्ला था जो उसके पुराने पार्टनर अर्द गुल्ला का पोता था। वो गुल्ला का इतना कृतज्ञ था कि उसके कर्ज को कभी नहीं उतार सकता था। वो अर्द गुल्ला के पोते के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसने इस बारे में जितना सोचा ये काम उसे उतना ही मुश्किल लगा। सबसे बड़ी मुश्किल वो युवक स्वयं था। उस युवक ने हाथों में अंगूठियां और कानों में छल्ले पहन रखे थे। ये देखकर शाहरूनादा ने सोचा वो सोचता है कि आभूषण मर्दों के लिए होते हैं, परंतु उसके पास अपने दादा का संकल्पवान चेहरा भी है। उसके दादा ने इस तरह के भड़कीले वस्त्र कभी नहीं पहने। बहरहाल मैं चाहता था कि वो मेरे साथ आए क्योंकि मुझे आशा थी कि वो कोई ढंग का काम शुरू करें और अपने पिता से दूर रहें जिन्होंने विरासत में मिले धन को गवा दिया था। हनाद गुल्ला ने उसके विचारों में बाधा डाली। आप इतनी बड़ी मेहनत क्यों करते हैं? अपने कारवा के साथ लंबी यात्राओं पर क्यों जाते हैं? आप कभी जिंदगी का आनंद लेने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? शाहरूनादा मुस्कुराया। जिंदगी का आनंद? अगर तुम शाहरूनादा की जगह होते तो तुम जिंदगी का आनंद लेने के लिए क्या करते? अगर मेरे पास आपके जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी गर्म रेगिस्तानों की यात्रा नहीं करता। धन मेरे पर्स में जितनी तेजी से आता मैं उसे उतनी ही तेजी से उड़ा डालता। मैं सबसे महंगे कपड़े और दुर्लभ रत्न पहनता। मैं इसी तरह की जिंदगी जीता क्योंकि इसी तरह जीने में तो आनंद है। शाहरूनादा के मुंह से बरबस निकल गया, तुम्हारे दादाजी आभूषण नहीं पहनते थे। फिर उसने कुछ सोचकर मजाक में कहा, क्या तुम कभी काम नहीं करते? हनाद गुल्ला ने जवाब दिया, काम तो नौकर करते हैं। शाहरूनादा ने अपने होठ काट लिए परंतु कोई जवाब नहीं दिया। वे खामोशी से सवारी करते रहे जब तक कि पगडंडी उन्हें ढाल पर नहीं ले आई। यहाँ उसने अपने घोड़े की रास खींची और दूर दिखने वाली हरी घाटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रही घाटी और नीचे देखो, वहां पर तुम्हें बेबीलोन की दीवारें धुंधली दिख सकती हैं। वो मीनार बैल का मंदिर हैं। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम इसके ऊपर अमर का धुआं भी देख सकते हो। हनाद गुल्ला बोला, तो बेबीलोन ये है। मैं हमेशा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर को देखना चाहता था। बेबीलोन जहां मेरे दादाजी ने दौलत कमाई थी। काश वे अब भी जिंदा होते। अगर वे जिंदा हो तो हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती। तुम ये क्यों नहीं चाहते हो कि वे इस धरती पर अपने निर्धारित समय से ज्यादा रहते? तुम और तुम्हारे पिता भी तो उनके पद चिन्हों पर चल सकते हो, परंतु हम दोनों में ही उनके जितनी प्रतिभा नहीं है। पिताजी और मैं दोनों ही धन को आकर्षित करने का रहस्य नहीं जानते हैं। शाहरूनादा ने कोई जवाब नहीं दिया पर अपने घोड़े की रास ढीली छोड़ दी। फिर वो कुछ सोचता हुआ घाटी की पगडंडी से उतरने लगा। उनके पीछे कारवा लाल धूल का बादल उड़ाता आ रहा था। कुछ समय बाद वे राजमार्ग पर पहुंच गए और सिंचित खेतों में से होते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गए। 3 बूढ़े किसान एक खेती की जुताई कर रहे थे। शाहरूनादा का ध्यान उसकी तरफ गया। वे उसे जाने पहचाने लगे। कितनी अजीब बात है कि 40 साल बाद आप किसी खेत से गुजरे और आपको वही लोग वहीं पर खुदाई करते मिले। बहरहाल उसके दिल ने कहा कि वे वही थे। उनमें से एक हल को कमजोरी से पकड़े था, बाकी बैलों के पास चल रहे थे और उन्हें कोच रहे थे ताकि वे ढंग से काम करें। 40 साल पहले उसे इन लोगों से ईर्ष्या होती थी। उस समय इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की अदला बदली करने में उसे कितनी खुशी होती, परंतु अब कितना फर्क था। उसने गर्व से अपने पीछे आते कारवा, बेहतरीन ऊँटों और गधों को देखा जिन पर दमिश्क की कीमती सामान का ऊंचा ढेर लदा हुआ था। ये सब उसका था और ये उसकी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने जुताई करने वालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लोग 40 साल पहले जहाँ थे अब भी वहीं पर हैं। वे अब भी उसी खेती को जोत रहे हैं। ऐसा लगता तो है, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये वही लोग हैं? शाहरूनादा ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले भी यहीं पर देखा है। उसके दिमाग में यादें सरपट भाग रही थी। वो अतीत को दफन क्यों नहीं कर सकता? वो वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता? फिर उसके दिमाग में अर्द
गुल्ला के मुस्कुराते चेहरे की तस्वीर कौंध गई। उसके और युवक के बीच का अवरोध तत्काल गायब हो गया। परंतु इस अभिमानी युवक की मदद कैसे कर सकता है जिसके दिमाग में फिजूल खर्ची के विचार भरे थे और हाथों में रतन थे। काम करने के इच्छुक लोगों के लिए उसके पास बहुत काम था, परंतु उन लोगों के लिए उसके पास कोई काम नहीं था जो काम करने को है दृष्टि से देखते हो और खुद को श्रेष्ठ मानते हो। बहरहाल वो अर्धगुल्ला का इतना आभारी था कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, उसे पूरी कोशिश करना ही था। उसने और अर्धगुल्ला ने कभी आधी अधूरी कोशिश नहीं की थी। वे ऐसे लोग नहीं थे। उसके दिमाग में तत्काल एक योजना कौंध गई। फिर आपत्तियां आई। उसने अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस योजना पर अमल करने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, परंतु तत्काल निर्णय लेने की आदत के कारण उसने इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और कर्म करने का फैसला किया। उसने सवाल किया कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारे योग्य दादाजी और मैं पार्टनर कैसे बने, जिस वजह से हम दोनों ही दौलतमंद बन गए। युवक ने उतावलेपन से कहा, इसके बजाय आप मुझे सीधे सीधे ये क्यों नहीं बता देते कि आपने धन कैसे कमाया? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। शाहरुनादा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा, हम इन जुताई करने वाले लोगों से शुरू करते हैं। जब मैं तुम्हारी ही उम्र का था, मेरे साथ मैगिडो नाम का किसान था। इन लोगों को जुताई करते देखकर उसने नाक भौं चिकुड़ी थी और कहा था कि वे लापरवाही से खेत जोत रहे थे। मैगिडो मेरे पास ही जंजीर से बंधा था। उसने कहा, इन आलसी लोगों को देखो, हल पकड़ने वाला गहराई से जोतने की कोशिश नहीं कर रहा है, बैलों को साधने वाले बैलों को सही मार्ग पर नहीं रख पा रहे हैं। इतनी खराब जुताई के बाद वे अच्छी फसल उगाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हनाद गुल्ला ने हैरानी से पूछा, आप और मैगिडो जंजीर से बंधे थे? हाँ, हमारी गर्दन पर कांसे के पट्टे थे और हमारे बीच में भारी जंजीर थी। उसके पास ही भेड़ों का छोर जो बेदो था, जिससे मैं पहले हारून में मिला था। सबसे अंत में जो व्यक्ति था उसे हम समुद्री डाकू कहते थे, क्योंकि उसने हमें अपना नाम नहीं बताया था। हमारे ख्याल से वो जहाजी था, क्योंकि जहाजियों की तरह ही उसके सीने में भी 2 सांप गुदे हुए थे। जंजीरें इस तरह से बंधी थी ताकि 4 लोग एक साथ चल सकें। आप गुलाम की तरह जंजीरों में जकड़े थे? हनाद गुल्ला ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं कभी गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बात करते थे, परंतु उन्होंने कभी इस बात की ओर संकेत नहीं किया। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे गहरे रहस्य पूरे विश्वास के साथ बताया जा सकते थे। मैं तुम पर भी भरोसा कर सकता हूँ ना? शाहरुनादा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं चुप रहूंगा, परंतु मैं हैरान हूँ। मुझे बताए कि आप गुलाम कैसे बने? शाहरुनादा ने अपने कंधे उचकाए। कोई भी आदमी कभी भी गुलाम बन सकता है। जुए और शराब के कारण मुझ पर यह संकट आया था। मैं अपने भाइयों की गलतियों का शिकार हुआ था। एक झगड़े में उसने अपने मित्र को मार डाला। मेरे पिता ये नहीं चाहते थे कि मेरे भाई पर कानून के मुताबिक मुकदमा चले, इसलिए उन्होंने मुझे गुलाम बनाकर मृत व्यक्ति की विधवा के हवाले कर दिया। जब मेरे पिता मुझे मुक्त कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए तो उस विधवा ने गुस्से में आकर मुझे गुलामों के व्यापारियों के हाथों में बेच दिया। हादान गुल्ला ने कहा, कितनी शर्म और अन्याय की बात है, परंतु मुझे बताइए आप दोबारा कैसे स्वतंत्र हुए? हम उस मुद्दे पर बाद में आएंगे। अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वहाँ से निकलते समय खेत जोतने वालों ने हमारी खिल्ली उड़ाई। एक ने अपना फटे हाल टोप उठाकर और सिर झुकाकर हमारा अभिवादन किया और कहा, सम्राट के अतिथियों, बेबीलोन में आपका स्वागत है। वे शहर की दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर दावत का आयोजन किया गया है। दावत में मिट्टी की ईंटें और प्याज का सूप है। इसके साथ ही वे जोर से हंस पड़े। समुद्री डाकू ये सुनते ही आपे से बाहर हो गया और उन्हें गालियां देने लगा। मैंने उससे पूछा, इन लोगों ने ये क्यों कहा कि सम्राट दीवारों पर हमारा इंतजार कर रहे हैं? वो बोला, शहर की दीवारों तक ईंटें ढोने वाले अपनी कमर टूटने तक ईंटें ढोते रहते हैं। ये भी संभव है कि कमर टूटने से पहले ही सैनिक पिटाई करके उनकी जान ले लें, पर वे मेरी पिटाई नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर मैगिडो बोला, मालिक अपने इच्छुक और मेहनती सेवकों की पिटाई करके उनकी जान क्यों लेंगे? मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जुबेदो ने टिप्पणी की, मेहनत कौन करना चाहता है? ये खेत जोतने वाले समझदार हैं। ये अपनी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ काम चला रहे हैं। मैगिडो ने विरोध करते हुए कहा, आप काम टालकर प्रगति नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोतते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है और हर मालिक ये बात जानता है, परंतु अगर आप एक दिन में सिर्फ आधा हेक्टेयर जोतते हैं
तो ये काम को टालना है। मैं काम नहीं टालता, मुझे काम करना पसंद है और मुझे अच्छी तरह से काम करना पसंद है, क्योंकि मैंने पाया है कि काम इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। इसी की बदौलत मुझे अपनी सारी अच्छी चीजें मिली हैं, मेरा खेत, मवेशी और फसल, सब कुछ। जेबेदो ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, और इस समय वे सारी चीजें कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आदमी को चालाक बनना चाहिए और बिना मेहनत किए आगे बढ़ना चाहिए, यही बेहतर नीति है। तुम देखना, अगर हमें दीवारों पर काम करने के लिए बेच दिया जाएगा तो मैं पानी का थैला उठाऊंगा या ऐसा ही कोई आसान काम करूंगा, जबकि तुम जो काम करना पसंद करते हो ईंटें ढोकर अपनी कमर तोड़ लोगे। वो मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंसा। उस पूरी रात को मैं दहशत में रहा, मैं सो नहीं पाया। मैं गार्ड की रस्सी के करीब खिसक गया। जब बाकी लोग सो गए तो मैंने पहरा देने वाले गार्ड गोडसो का ध्यान आकर्षित किया। वो उन लुटेरों अरुवासियों में से था जो आपका पर्स लूटते समय ये सोचते थे कि उन्हें आपका गला भी काट देना चाहिए। मैंने फुसफुसाकर पूछा, गोडसो, मुझे बताओ, जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें दीवारों के काम में लगाने के लिए बेचा जाएगा? उसने सावधानी से पूछा। तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं गिड़गिड़ाया। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं जवान हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं दीवारों पर काम करते हुए नहीं मरना चाहता, मैं पिटाई से नहीं मरना चाहता। क्या अच्छा मालिक मिलने के कोई संभावना है? उसने धीमे से कहा, मैं बताता हूँ, गोडसो को कोई दिक्कत मत दो। अक्सर हम सबसे पहले गुलामों के बाजार में जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब खरीदार आए तो उनसे कहो कि तुम मेहनती हो और तुम अच्छे मालिक के लिए कड़ी मेहनत करोगे। पूरी कोशिश करो ताकि खरीदार तुम्हें खरीद ले। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो अगले दिन तुम ईंटें उठाओगे, जो बहुत कठोर काम है। उसके जाने के बाद मैं गर्म रेत में लेट गया और सितारों की तरफ देखते हुए काम के बारे में सोचने लगा। मेडिगो ने कहा था कि काम उसका सबसे अच्छा मित्र है। मैं सोच रहा था, क्या वो मेरा भी सबसे अच्छा मित्र होगा? निश्चित रूप से होगा, अगर वो मुझे इस संकट से निकाल लें। जब मेडिगो जागा तो मैंने उसके कान में फुसफुसाकर ये अच्छी खबर दी। जब हम बेबीलोन की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे लिए ये आशा की इकलौती किरण थी। शाम को हम दीवारों के पास पहुंचे। हमें दिख रहा था कि लोगों की लंबी कतारें काली चींटियों की तरह ऊंचे रास्तों पर ऊपर नीचे आ जा रही थी। करीब पहुंचने पर यह देखकर हैरानी हुई कि हजारों लोग काम कर रहे थे। कुछ खंदक में खुदाई कर रहे थे, कुछ मिट्टी की ईंटों में मिट्टी मिला रहे थे। बहुसंख्यक लोग ईंटों को बड़ी बास्केटों में लेकर मैंसन्स तक जाने वाली ऊंची पगडंडियों पर चल रहे थे। ठेकेदार ढीले मजदूरों को गालियां दे रहा था और कतार में न चलने वाले लोगों की पीठ पर चाबुक चला रहा था। थके हुए कमजोर लोग अपनी भारी बास्केट के बोझ से लड़खड़ा कर गिर जाते थे और दोबारा नहीं उठ पाते थे। अगर चाबुक के बावजूद वे उठकर खड़े भी होते थे तो उन्हें एक तरफ धकेल दिया जाता था और वहीं पर तड़पता छोड़ दिया जाता था। जल्दी ही उन्हें दूसरे कायरों के पास पहुंचा दिया जाता था, जहां कब्र उनका इंतजार कर रही होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं गुलामों के बाजार में नहीं बिकूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा। गोडसो ने ठीक ही कहा था। हमें शहर के द्वार से गुलामों की जेल तक ले जाया गया और अगली सुबह हमें बाजार में खड़ा कर दिया गया। मेरे बाकी साथी डरे हुए थे। वे सिर्फ गार्ड के चाबुक की वजह से ही हिल डुल रहे थे ताकि खरीदार उनकी जांच कर सकें। मेडिको और मैं उत्सुकता से हर खरीदार से बातें कर रहे थे, बेशर्ते वो हमें ऐसा करने की अनुमति दें। गुलामों के व्यापारियों ने राजा के सैनिक बुलवाए, जिन्होंने समुद्री डाकू को जंजीरों से बांधा और जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी क्रूरता से पिटाई की। जब वे उसे पकड़कर ले गए तो मुझे उस पर दया आई। मेडिको को महसूस हुआ कि हम जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। जब पास पास कोई खरीदार नहीं था तो उसने मुझसे गंभीरता से बातें की और मुझे बताया कि काम भविष्य में मेरे लिए कितना बहुमूल्य साबित होगा। कुछ लोग काम से नफरत करते हैं और इसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। बेहतर होगा कि इसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो और इसे पसंद करो। इस बात की परवाह मत करो कि ये मुश्किल है। अगर तुम कोई बेहतरीन मकान बना रहे हो तो तुम्हें ये परवाह नहीं होती है कि लठें भारी हैं और कुआं दूर है जहां से पानी लाना पड़ता है। मुझसे ये वादा करो कि अगर तुम्हें कोई खरीद ले तो तुम उसके लिए अपनी पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वो तुम्हारे काम से प्रभावित न हो तो भी परवाह मत करना। याद रखो, अगर काम अच्छी तरह से किया जाए तो काम करने वालों को इससे हमेशा लाभ होता। इससे वो बेहतर इंसान बन जाता है। उसी समय वहां पर एक सुगठित किसान आकर हमारी जांच करने लगा, इसलिए गोडसो ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी। मेगिडो ने उसके खेत तथा फसलों के बारे में पूछा और उसे जल्दी ही ये विश्वास दिला दिया कि वो बहुत ही उपयोगी गुलाम साबित होगा। काफी देर तक गुलामों के व्यापारी से भाव-ताव करने के बाद किसान ने अपने वस्त्र के नीचे से अपना मोटा पर्स निकाला और जल्दी ही मेडिगो अपने नए मालिक के साथ
साथ आंखों से ओझल हो गया। कुछ और लोग भी सुबह ही बिक गए। दोपहर में गोडसे ने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि गुलामों का व्यापारी उकता गया था। इस स्थिति में वो रात भर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शाम होते ही बचे हुए गुलामों को सम्राट के आदमियों को बेच देगा। ये सुनकर मैं बहुत चटपटाने लगा। उसी समय एक मोटा और नर्म स्वभाव वाला व्यक्ति दीवार के पास आया। उसने पूछा कि क्या हम में से कोई बेकर है। मैंने उससे पूछा, आप जैसा अच्छा बेकर किसी दूसरे घटिया बेकर को क्यों खोज रहा है? क्या मेरी तरह के किसी इच्छुक युवक को अपनी कला सिखाना ज्यादा आसान नहीं होगा? मेरी तरफ देखें, मैं युवा हूँ, शक्तिशाली हूँ और मुझे काम करना पसंद है। मुझे एक मौका तो दें, मैं आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वो मेरी इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ और गुलामों के व्यापारी के साथ सौदेबाजी करने लगा। हालांकि व्यापारी ने मेरी तरफ पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय वो मेरी योग्यता, मेरी अच्छी सेहत और मेरे अच्छे स्वभाव की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई मोटा बैल हूँ जिसे किसी कसाई के हाथों में बेचा जा रहा हो। आखिरकार जब सौदा पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने नए मालिक के साथ चल दिया और ये सोचने लगा कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मेरा नया घर मुझे काफी पसंद आया। मेरे मालिक नानादेन ने मुझे सिखाया कि अहाते में रखी जौ को पत्थर की सील पर कैसे पीसना है, ओवन में आग कैसे जलाना है और फिर शहद वाले केक के लिए तिल को बहुत बारीक कैसे पीसना है। मेरा बिस्तर अनाज के भंडार वाले शेड में लगा था। यहाँ पर एक बूढ़ी गुलाम महिला हाउसकीपर थी। साफसती नाम की इस महिला ने मुझे अच्छी तरह खाना खिलाया और जब मैंने भारी कामों में उसकी मदद की तो वो खुश हो गई। मैं यही अवसर तो चाहता था ताकि मैं अपने मालिक की नजरों में मूल्यवान बन सकूं। मैं आशा कर रहा था कि स्वतंत्रता हासिल करने का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने नानादेन से कहा कि वो मुझे सिखाए कि आटे को कैसे गूंदा जाता है और बेकिंग कैसे की जाती है। उसने मुझे ये सिखा दिया और वो मेरे सीखने की इच्छा से बहुत खुश हुआ। बाद में जब मैं इस काम को अच्छी तरह करने लगा तो मैंने उससे कहा कि वो मुझे शहद के केक बनाना भी सिखा दें। जल्दी मैं बेकिंग का सारा काम करने लगा। मेरे मालिक को अब पूरा आराम मिल गया था। वे आलस की जिंदगी से बहुत खुश थे, परंतु स्वास्थ्य ने अप्रसन्नता में अपना सिर हिलाया। इंसान के पास कोई काम न हो बुरी बात है। मैंने महसूस किया कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना था जिससे मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए कुछ सिक्के कमा सकूं। बेकिंग का काम दोपहर तक खत्म हो जाता था। मैंने सोचा कि अगर मैं दोपहर के बाद कुछ कमाई करूं और उसे अपने मालिक के साथ बांट दूं तो नानादेन राजी हो जाएंगे। फिर मेरे मन में यह विचार आया, क्यों न शहद के केक ज्यादा बना लूं और उन्हें शहर की सड़कों पर भूखे लोगों को बेचूं। मैंने नानादेन को यह विचार इस तरीके से बताया, दोपहर तक मेरी बेकिंग का काम खत्म हो जाता है। अगर मैं उसके बाद आपके लिए धन कमा सकूं तो क्या आप मेरी आमदनी का कुछ हिस्सा मुझे दे दोगे? मैं चाहता हूं मेरे पास भी कुछ पैसा रहे, जिसकी जरूरत हर इंसान को अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए होती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? उसने स्वीकार किया। जब मैंने अपनी योजना बताई कि मैं बाजार में शहद के केक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सुझाव दिया कि हम ये कर सकते हैं, तुम एक पेनी में 2 केक बेचना। जितनी कमाई होगी उसमें से आधी तो आटे, शहद और ईंधन की लकड़ी के खर्च के रूप में ले लूंगा। बाकी बची आधी कमाई में से आधा मेरा और आधा तुम्हारा होगा। मैं उसके उदार प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ कि मुझे बिक्री का चौथाई हिस्सा मिलेगा। उस रात मैंने देर तक काम करके एक ट्रे बनाई ताकि मैं उस पर केक रख सकूं। नानादेन ने मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए ताकि मेरा होलिया ठीक दिखे। सवासिती ने मालिक के कपड़ों पर पेबंद लगाकर उन्हें धोकर साफ कर दिया। अगले दिन मैंने शहद से ज्यादा केक बनाए। मैंने सोचा कि ट्रे पर रखे हुए भूरे केक देखकर लोगों का मन ललचा जाएगा। मैं सड़क पर जाकर जोर जोर से अपने केकों के बारे में चिल्लाने लगा। पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और मैं हताश हो गया। बहरहाल मैं जुटा रहा। बाद में जब दोपहर को लोगों को भूख लगी तो केक धड़ाधड़ बिकने लगे और जल्दी ही मेरी ट्रे खाली हो गई। नानादेन मेरी सफलता से बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी मुझे मेरी कमाई का चौथा हिस्सा दे दिया। मैं धन का स्वामी बनकर आनंदित था। मैडिगो सही था जिसने कहा था कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे कामों की प्रशंसा करता है। मैं अपनी सफलता पर इतना रोमांचित था कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं ये अनुमान लगा रहा था कि मैं 1 साल में कितना कमा सकता हूँ और अपनी स्वतंत्रता खरीदने में मुझे कितने साल लगेंगे। जब मैं हर दिन अपनी ट्रे में केक रखकर बेचने लगा तो जल्दी ही मेरे नियमित ग्राहक बन गए। उनमें से
एक तुम्हारे दादा अर्द गुल्ला थे। वे कालीनों के व्यापारी थे जिन्हें वे गृहणियों को बेचते थे। वे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे। उनके साथ साथ एक गद्दा चलता था जिस पर कालीनों का ऊंचा ढेर रखा रहता था। इसकी देखभाल के लिए उनके साथ एक अश्वेत गुलाम भी रहता था। वे 2 केक अपने लिए खरीदते थे और 2 अपने गुलाम के लिए। उन्हें खाते समय मुझसे बातें करने के लिए हमेशा ठहर जाते थे। तुम्हारे दादाजी ने एक दिन मुझसे एक ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे तुम्हारे केक पसंद है, परंतु मुझे तुम्हारी मेहनत इससे भी ज्यादा पसंद है जिसके साथ तुम उन्हें बेचते हो। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो तुम सफलता की राह पर बहुत आगे तक जाओगे। हादान गुला, तुम ये बात नहीं समझ सकते कि प्रोत्साहन के ये शब्द उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने रखते होंगे जो एक बड़े शहर में अपनी पूरी ताकत से अकेला संघर्ष कर रहा था ताकि अपनी गुलामी से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज सके। महीने गुजरते गए और मेरे पर्स में सिक्के इकट्ठे होते गए। मेरे बेल्ट में लगे पर्स का वजन बढ़ता गया। जैसा मैडिगो ने कहा था, काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैं बहुत खुश था परंतु स्वास्थ्य चिंतित थी। उसने कहा, मैं मालिक की वजह से चिंतित हूँ। मुझे डर है कि वे अपना ज्यादातर समय जुए की टेबलों पर बिताते हैं। एक दिन मुझे मेरा मित्र मैडिगो सड़क पर मिल गया जिससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो 3 गधों पर सब्जियां लाद कर बाजार से ले जा रहा था। उसने कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे मालिक ने मेरे अच्छे काम से खुश होकर मुझे प्रभारी बना दिया है। वो सामान बेचने के मामले में भी मुझ पर भरोसा करता है और उसने मेरे परिवार को भी बुलावा भेजा है। काम विपत्ति से उबरने में मेरी मदद कर रहा है। किसी दिन ये स्वतंत्रता खरीदने में भी मेरी मदद करेगा और भविष्य में मैं अपने खेत का मालिक बन जाऊंगा। समय गुजरता गया। नाना देव मेरे लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। जब मैं लौटता था तो वो इंतजार करता मिलता था ताकि वो उत्सुकता से हमारे धन को गिने और बांट ले। वो मुझे नए बाजार तलाशने के लिए प्रेरित करता था ताकि मैं ज्यादा केक बेच सकूं। अक्सर मैं शहर के दरवाजे के बाहर भी जाता था ताकि दीवार बनाने वाले गुलामों के ठेकेदारों को अपने केक बेच सकूं। हालांकि मुझे वो अप्रिय दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु ठेकेदार बहुत उदारता से खरीदते थे। एक दिन मैं जुबेदो को देखकर हैरान हुआ जो ईंटों को अपनी बास्केट में भरने के लिए कतार में लगा था। वो बहुत दुबला हो गया था। उसके कंधे झुक गए थे और उसकी कमर पर चाबुकों के घाव और फोड़े साफ नजर आ रहे थे। उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे दिया। वो भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वो मेरी पूरी ट्रे न छीन ले, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरकात गुल्ला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है? यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और ये भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और ये कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद ये नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ। हादान गुल्ला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। शाहरुनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने। क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुल्ला तनकर बैठ गया। गहरी भावना से रुधी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवा इसे दमिश्क लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे। शाहरुनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही नहीं रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्य को माफ कर दिया
और उनका सम्मान किया। शाहरुनादा ने आगे कहा, मुझे ये बताने के बाद कि वे एक गुलाम हैं, उन्होंने ये कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। अब उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बदकर न रहें, एक बार फिर से स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बने। ये फैसला करें कि आपको क्या हासिल करना है और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे ये कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार के बाहर गया। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि क्या तुमने सुना नहीं है, एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिकों ने मार डाला था, उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी, इसलिए मैं एक दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नजारा देख सकूं। मैंने वहाँ पर सम्राट को देखा जो सुनहरे रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैं कोड़े की मार नहीं देख पाया, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखना कैसे सहन कर सकता है, परंतु जब मैंने उन्हें अपने समानतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे और मैं ये भी समझ गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंबे पर रस्सी से लटका दिया गया ताकि सब उसे देख सकें। भीड़ चटने के बाद मैं करीब गया। उसके बाल भरे सीने पर मैंने 2 सांप गुद्दे देखे और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगली बार जब मैं अर्धगुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे। उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वो अब स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं। मेरी पत्नी बहुत खुश है। वो मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी शहर में चले जाएं जहाँ किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो, ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने न झेलना पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सा ही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्थ्य बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ दिन पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुस्सा हैं और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया था उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया था। कानून के मुताबिक वो सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वे अच्छे मालिक हैं, क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वास्थ्य के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहां आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूं। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय उसने स्वास्थ्य से कहा कि वो मालिक को बता दें कि वो मुझे ले गया है। मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट में बंधा सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गई जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। सासी एक रूखा व्यक्ति था। जब वो मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नाना देन के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं आपके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे ये काम पसंद
पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी ये पसंद नहीं है। मालिक को सम्राट ने कहा है कि वो बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे, कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है? कल्पना करो, हर तरफ रेगिस्तान हो, एक पेड़ तक न हो, सिर्फ छोटी झाड़ियां हो, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो कि हमारे पीपे का पानी इतना गर्म हो जाता है कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारें लगी हो जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हो और मिट्टी की भारी बाल्टियां धूल भरी गर्म पगडंडियों से ऊपर ला रही हो। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था जिसमें से हम सूअरों की तरह खाते थे। हमारे पास न तो तंबू थे न ही बिस्तर। मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया। मैंने अपने पर्स को जमीन में गाड़ कर छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोदकर दोबारा निकाल पाऊंगा। पहले तो मैंने उत्साह से काम किया, परंतु कई महीने गुजरने के बाद मेरा मनोबल टूटने लगा। फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मुझसे मटन या सब्जियां नहीं खाई जाती थी। रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था। दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं जुबेदों की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को कटने से बचाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार किस हाल में देखा था। मैं समझ गया कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी। फिर मुझे गुस्सेल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था। परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथपथ देह याद आ गई और मैं समझ गया कि उसकी योजना भी बकवास थी। फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आई। कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छल्ले पड़ गए थे, परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी योजना सबसे अच्छी थी। बहरहाल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था। मैगिडो मुझसे ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली? मैगिडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी या फिर खुशी और सफलता देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी? क्या मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं था। दरअसल मैं बहुत दुविधा में था। कई दिनों बाद जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी सहन शक्ति के छोर पर पहुंच गया था और मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया। एक संदेश वहां मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था। मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेश वहां के साथ चल दिया। यात्रा के दौरान मुझे बुखार से तपते मस्तिष्क में ये विचार आया कि तूफान मुझे उठाकर इधर से उधर पटक रहा था। मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के अनुरूप था। बवंडर की तरह इंसान को घूमते हुए, तूफान की तरह उसे उखाड़ते हुए, जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह सजा पाना लिखा था? न जाने किन पापों की, न जाने कौन सी निराशाएं और दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुंचे तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि वहां मैंने अर्द गुल्ला को अपना इंतजार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह से गले लगाया जैसे उन्हें उनका बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अंदर जाते समय मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब मेरी आशा खत्म हो गई तब कहीं जाकर स्वास्थ्य से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महंगा सौदा किया, परंतु तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचने की प्रेरणा दी थी। मैंने बीच में कहा, मेरा नहीं, मैगिडो का जीवन दर्शन, मैगिडो का भी और तुम्हारा भी। तुम दोनों को धन्यवाद। हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 1 मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मर्दा पत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेज था। इसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों पर पटक दिया। इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक कि वे धूल नहीं बन गए। मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था। इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले
वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा। मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया, इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया। फिर हादान गुल्ला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था? शाहरुनादा ने जवाब दिया, ये उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था। तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे। देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारता पूर्वक पुरस्कार दिया। हादान गुल्ला ने सोचते हुए कहा, मैं अब देख सकता हूँ, काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे। काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया। काम ने ही उन्हें वे सारी चीजें दिलाई जो मैं चाहता हूँ, और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते हैं। शाहरुनादा ने कहा, जिंदगी में बहुत से आनंद हैं जिनका उपयोग आदमी को करना चाहिए। हर आनंद की अपनी जगह है। मैं खुश हूँ कि काम सिर्फ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम रह जाता। मैं बहुत सी चीजों का आनंद लेता, परंतु काम की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। शाहरुनादा और हादान गुल्ला ऊंची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार से प्रविष्ट होने लगे। उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया। शाहरुनादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवा को द्वार से प्रविष्ट करवाया और शहर की सड़कों पर ले गया। हादान गुल्ला ने उसमें विश्वास जताते हुए कहा, मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनाना चाहता था, परंतु पहले कभी मुझे ये पता ही नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे। आज आपने मुझे ये बता दिया है, अब मैं समझ गया हूँ और मैं उनकी पहले से ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने ये ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। मुझे डर है कि मैं कभी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है। आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूंगा और मैं इतनी ही छोटी शुरुआत करूंगा जितनी उन्होंने की थी, जो मेरी हैसियत को ज्यादा सच्चाई से बताएगी, जो रत्नों और सच्चे वस्त्रों से पता नहीं चलती है। ये कहकर हादान गुल्ला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी अंगुलियों से अंगूठियां उतार दी। फिर अपने घोड़े की रास छोड़ते हुए वो कारवा के लीडर के पीछे पीछे चलने लगा।